बीएससी फर्स्ट ईयर में आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मिश्रण का वियोजन। इससे पहले हमने पढ़ा रेसिमाइजेशन के बारे में पढ़ा था, वॉल्डन इन्वर्जन पढ़ा था, डाइस्टेरियोमर क्या होते हैं वो देख लिया और थ्री और एरिथ्रोफॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो रेसिमाइजेशन का वियोजन पढ़ने से पहले एक बार वापस रिमाइंड कर लेते हैं कि रेसिमाइजेशन या रेसिमीकरण क्या होता है। तो हमें पता है कि जब SN1 मैकेनिज्म होती हैं तो SN1 मैकेनिज्म क्योंकि 2 स्टेप में होती हैं और पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइंस बनता है। और कार्बोकेटाइन कैसा होता है, प्लेनर ज्योमेट्री या समतलीय होता है। इस वजह से दोनों साइड से अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो 50-50% रहती हैं। अतः होगा क्या, जो आने वाला अटैकिंग मॉलिक्यूल्स होगा या अटैकिंग रिएजेंट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से भी अटैक कर सकता है एंड राइट हैंड साइड से भी अटैक कर सकता है। तो दोनों तरफ से अटैक करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 50-50% होती है। इसलिए 50% D बनने की संभावना होती है और 50% L बनने की संभावना होती है। इसे कहा जाता है रेसिमिक मिश्रण क्योंकि इसके अंदर दोनों फॉर्म एक साथ बनती हैं। अगर मैं कहूँ कि रेसिमीकरण क्या होता है तो इसका मतलब होता है कि जब ऑप्टिकल आइसोमर या इनेंशियोमर जिसे हम कहते हैं उनमें D रूप तथा L रूप को 50-50% क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो मिक्स करने पर क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। और रेसिमिक मिश्रण हमें पता है प्रकाशिक रूप से कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव या प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। कारण है इसके अंदर बाह्य प्रतिकार पाया जाता है। और बाह्य प्रतिकार क्या मतलब क्या होता है, मतलब कि D का घूर्णन L के घूर्णन को, रोटेशन ऑफ D विल कैंसल आउट रोटेशन ऑफ L। तो L का घूर्णन या D का घूर्णन एक दूसरे को समाप्त कर देता है बाह्य प्रतिकार के कारण। इसलिए कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव या अक्रिय रूप होता है रेसिमिक मिश्रण। तो आपको ये तो पता चल गया कि रेसिमिक मिश्रण क्या होता है। रेसिमिक मिश्रण का बनना रेसिमीकरण या रेसिमाइजेशन कहलाता है। अब हमें पढ़ना है कि जो रेसिमिक मिश्रण हमने बनाया है उस रेसिमिक मिश्रण में से D रूप और L रूप दोनों को अलग अलग करना है। तो रेसिमिक मिश्रण में उपस्थित D रूप तथा L रूप जो इनेंशियोमर है उनको अलग अलग करना, वियोजित करना क्या कहलाता है, रेसिमिक मिश्रण का वियोजन या रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। तो हमारा टॉपिक ही क्या है, हमारा टॉपिक है रेसिमिक मिश्रण का क्या है, वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, अलग अलग इसके प्रोसेस, अलग अलग मेथड आएंगे। अब देखो बात ये आती है कि रेसिमिक मिश्रण का वियोजन कैसे करेंगे, क्योंकि रेसिमिक मिश्रण जो होता है उसके अंदर कौन है, इनेंशियोमर है, D और L रूप है। और हमने जब इनेंशियोमर के गुण पढ़े थे तब हमने ये देखा है कि इनेंशियोमर हैं वो प्रकाशिक गुण तो उसके असमान होते हैं, लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण कौन से, फिजिकल एवं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, भौतिक एवं रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब देखो भौतिक और रासायनिक गुण समान हैं तो उनका हम रिजोल्यूशन, उनका वियोजन कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो उसका वियोजन जो है वो आसानी से या आसान तरीकों से नहीं हो सकता, उसके लिए अलग अलग विधियाँ दी गई होती हैं। तो सबसे पहले जो विधि है रेसिमिक मिश्रण के वियोजन की, उसका नाम आता है यांत्रिक विधि। कौन सी विधि है, यांत्रिक विधि। और इसे ही हम कहते हैं मैकेनिकल मेथड, यांत्रिक विधि, या उसे हम कहते हैं मैकेनिकल मेथड। अब यांत्रिक विधि क्या है, तो इसमें आप याद रखना किसने दी, सबसे पहले यांत्रिक विधि लुई पाश्चर ने दी। ठीक है, किसने दी, यांत्रिक विधि दी पाश्चर ने। किसके लिए दी, कौन सा ऐसा रेसिमिक मिश्रण है जिसको वियोजन करना है, तो ये दी है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के लिए, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का रेसिमिक मिश्रण होता है उसके वियोजन के लिए दी जाती हैं। ये विधि जो है कैसी है, परंपरागत विधि है, परंपरागत या कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड है। कैसा है, ट्रेडिशनल मेथड माना जाता है। तो यांत्रिक विधि जो है सबसे पुरानी, सबसे ट्रेडिशनल विधि मानी जाती है। यांत्रिक विधि को परंपरागत विधि कहते हैं। यह विधि किसने दी, पाश्चर के द्वारा दी गई है। किसके लिए दी, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का जो रेसिमिक मिश्रण है उसमें से D और L रूप को अलग करने के लिए दी जाती हैं। अब इस विधि का सिद्धांत क्या है,
इस विधि का सिद्धांत या थ्योरी ये है, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो भी रैसिमिक मिश्रण होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का, उस रैसिमिक मिश्रण के अंदर जो डी रूप और एल रूप होते हैं उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनका क्रिस्टलीय आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। मतलब डी का क्रिस्टलीय आकार अलग होगा और बी एल का अलग होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाकर आसानी से उसको देखकर चिमटी की सहायता से क्या कह सकते हैं, चिमटी की सहायता से डी रूप को अलग कर सकते हैं और एल रूप को अलग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल विधि है, परंपरागत तरीका है। करना क्या है, आकार के आधार पर उनको पहचानना है कि बड़े पार्टिकल या बड़े क्रिस्टल है तो मान लो डी के हो गए, छोटे क्रिस्टल है तो एल के हो गए, तो डी अलग कर दिया और एल अलग कर दिया। तो बहुत ही सिंपल विधि है, परंपरागत विधि मानी जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर आधार क्या होता है कि जो डी और एल रूप हैं उनके क्रिस्टलीय आकार अलग अलग होते हैं। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाकर उनके डी रूप को एल रूप से चिमटी की सहायता से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, फोर्सेप की सहायता से अलग अलग कर सकते हैं। तो ये विधि कहलाती है परंपरागत विधि, यांत्रिक विधि। किसके लिए दी है ये विधि, ये दी है पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के रैसिमिक लवण के लिए दी गई है। ठीक है, तो ये है पहली विधि। दूसरी विधि जो आती है वो है जैव रासायनिक विधि या बायोकेमिकल मेथड। कौन सी विधि है, जैव रासायनिक विधि, जिसे हम कहते हैं बायोकेमिकल मेथड। जैव रासायनिक विधि या बायोकेमिकल मेथड दूसरा मेथड है। किसने दिया, देखो ये भी पाश्चर ने ही दिया है, ये भी पाश्चर के द्वारा ही दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, ये दिया गया है अमोनियम टार्टरेट के लिए। अमोनियम टार्टरेट का जो रैसिमिक लवण है, देखो रैसिमिक लवण को अपन इस तरह से लिख सकते हैं DL या ± साथ में लिख सकते हैं। तो ये अमोनियम टार्टरेट का रैसिमिक लवण है, इसके लिए दिया गया है। कौन सी विधि है, बायोकेमिकल विधि। बायोकेमिकल विधि का सिद्धांत क्या है, तो इसमें सिद्धांत देखना, बायोकेमिकल विधि जो है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी रैसिमिक मिश्रण के अंदर किसी माइक्रोब या सूक्ष्म जीवों को ग्रोथ करवाया जाए, उनको वहाँ पे ग्रोथ करवाई जाए, तो ये सूक्ष्म जीव या माइक्रोब रैसिमिक मिश्रण में, क्योंकि दो रूप होते हैं डी रूप और एल रूप, तो रैसिमिक मिश्रण के अंदर उपस्थित दो रूपों में से एक रूप को तो खाकर नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, तथा दूसरा रूप क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो देखो दो रूप थे, एक तो खाकर खत्म कर दिया, दूसरा बच गया, तो ऐसे ही सेपरेशन हो गया। तो ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है। इसके लिए पाश्चर ने क्या किया, पाश्चर ने अमोनियम टार्टरेट का जो रैसिमिक लवण है उसको लिया और रैसिमिक लवण के अंदर किसको ग्रोथ कराया, पेनिसिलियम ग्लाइकम, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, कौन सी, पेनिसिलियम ग्लाइकम, जो पेनिसिलियम ग्लाइकम है उसको क्या कराया, ग्रोथ कराया। किसके अंदर, इसके DL रूप के अंदर, मतलब रैसिमिक मिश्रण के अंदर। तो ये पेनिसिलियम ग्लाइकम जो है ये क्या है, एक माइक्रोब है, एक सूक्ष्म जीव है, या क्या कह सकते हैं इसको, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक्स होता है। तो ये क्या करेगा, इसके डी रूप को खाकर खत्म कर देगा। दो रूप है डी और एल, उसमें से डी रूप को खाकर खत्म कर दिया और कौन सा रूप लेफ्ट रहा, एल रूप लेफ्ट रहा। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा कि कौन सा रूप तो लेफ्ट रहा, कौन सा रूप बचा, एल से एल रूप। तो एल रूप जो है वो इसका बच जाता है और डी रूप को ये खाकर खत्म कर देता है। तो ये किस में आता है, ये आता है अमोनियम टार्टरेट के रैसिमिक लवण के अंदर। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बायोकेमिकल मेथड या जैव रासायनिक विधि कहा जाता है। पाश्चर ने दी थी और इसका सिद्धांत क्या है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उसको अगर ग्रोथ करा दिया जाए रैसिमिक मिश्रण में, तो एक रूप को खा देगा, खत्म कर देगा, दूसरा रूप बच जाएगा, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये तो बात अच्छी है, लेकिन इसका दोष क्या है, इसका अवगुण क्या है, आपको क्या इसमें कमी लगी, तो इसमें ये कमी है इस विधि के अंदर कि देखो एक रूप तो खाकर खत्म कर देगा, तो मतलब एक रूप तो पूरा नष्ट ही हो गया और एक ही रूप तो बचा है, तो एक रूप तो खत्म हो जाएगा, ये इसकी कमी है। दोनों रूप हमें साथ साथ नहीं मिलते हैं इस पे। तो ये होगी दूसरी विधि। तीसरी विधि जो है वो है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। तीसरी विधि कौन सी है, रासायनिक विधि, जिसे हम कहते हैं केमिकल मेथड। देखो इंपॉर्टेंट विधि है ये, सबसे केमिकल मेथड या रासायनिक विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि है।
कैसे है इंपॉर्टेंट? ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि देखो हमें पता है कि जो विवरिम रूप होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हम उनका आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं। जबकि जो एनेंशियोमर होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, आसानी से सेपरेशन नहीं हो सकता। तो हम ये काम कर सकते हैं कि एनेंशियोमर को डायस्टेरियोमर के अंदर कन्वर्ट कर दे, फिर उनका सेपरेट कर दे, तो ये भी हो सकता है। तो ये विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है। रासायनिक विधि के अंदर क्या किया जाता है, जो रेसिमिक मिश्रण होता है उस रेसिमिक मिश्रण के अंदर जो डी और एल रूप होते हैं उन डी और एल रूप को बदला जाता है किसके अंदर, विवरिम समावयवी या डायस्टीरियोमर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि जो डायस्टीरियोमर होंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए उनका आसानी से सेपरेशन हो सकता है। तो फिर डायस्टीरियोमर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद देखो सेपरेट तो हो गए डी और एल रूप, अब उनको क्या करेंगे, डायस्टीरियोमर को वापस एनेंशियोमर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें हमारे एनेंशियोमर वापस मिल जाएंगे। तो ये विधि कहलाती है रासायनिक विधि। अब इस विधि के अंदर जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इसके अंदर लिया गया है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल है उस लैक्टिक अम्ल का रेसिमिक मिश्रण लिया, और देखो लैक्टिक अम्ल जो है क्या है, प्रकाशिक समावेवी है, प्रतिबिंब रूपी होता है, एनेंशियोमर होता है, आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बदलेंगे किसके अंदर, डायस्टीरियोमर के अंदर। इसको बदलने के लिए इसके अंदर मिलाई जाती है एल ब्रूसिन बेस या एल ब्रूसिन नाम की एक क्षार मिलाई जाती है। क्या मिलाया, एक क्षार मिलाया, कौन सा रूप है उसका, एल रूप, ठीक है। एल ब्रूसिन नाम की एक क्षार मिलाई जाती है। जैसे ही एक बेस मिलाएंगे, देखो ये तो क्या है, अम्ल है, डी रूप का अम्ल, एल रूप का अम्ल, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, लवण या सॉल्ट बनाता है। तो एक बार तो ये रिएक्शन करेगा, एक बार ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे होगा क्या, एक तो बनेगा डी और एक ये एल, इन दोनों का क्या बनेगा, लवण बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। इसी तरह से इधर भी एल और इधर एल, इसका क्या बन जाएगा, लवण या सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। दो रूप है, देखो डी रूप है और एल रूप है। एक बार डी रूप एल के साथ अभिक्रिया करेगा तो डी एल का लवण बना दिया, एक बार एल रूप एल के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल एल का एक लवण या सॉल्ट बना देगा। ठीक है, ये बना दिया हमने सॉल्ट। अब क्या करेंगे, ये जो लवण बना है इन लवणों को वापस हमें क्या करना है, ये लवण जो बना है उसके अंदर आप ध्यान रखना कि जो डी और एल रूप है वो किस फॉर्म में है, ये डी एल या एल एल फॉर्म, ये अब डायस्टीरियोमर के रूप में हो गए। और हमें पता है कि डायस्टीरियोमर हो गए, विवरिम समावेवी होंगे, तो इनका सेपरेशन बहुत ईजी है, आसानी से पृथक कर सकते हैं। जल अपघटन करते हैं तो ये पृथक हो जाते हैं, तो हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन। जब जल अपघटन करेंगे तो क्या होंगे, आपस में ये सेपरेट हो जाएंगे। ये बदल गया इसका डी रूप, ठीक है, और ये आ गया इसका एल रूप। तो लवण वापस किस में बदल जाएगा, अम्ल के अंदर, तो डी अम्ल और ये एल क्षार। ठीक है, लवण किस में टूटते हैं, अम्ल और क्षारों में ही टूटेंगे वापस, तो डी अम्ल बन गया और एल क्षार बन गया। इसी तरह से इसका जल अपघटन कराऊंगी तो एल अम्ल बन गया और एल क्षार बन गया। अब इधर ध्यान देना, देखो हमने क्या मिलाया था, एल क्षार मिलाई थी, ये आपकी एल क्षार अलग हो गई। ठीक है, एल क्षार जो मिलाई थी वो सेपरेट हो गई। हमें क्या सेपरेट करना था, डी एल रूप, वो भी सेपरेट हो गए। देखो ये डी रूप अलग हो गया और ये एल रूप भी अलग हो गया। ये आपका डी या प्लस रूप, ये एल या माइनस रूप, तो दोनों हो गए सेपरेट। हमने किया क्या, इसको लैक्टिक अम्ल जो था एनेंशियोमर के रूप में जो थे उनको हमने विवरिम के अंदर बदल दिया, एल ब्रूसिन क्षार मिला दी और सॉल्ट बना दिए, जिसके अंदर जो रूप है वो किस रूप में है, डायस्टीरियोमर के रूप में है। फिर जैसे ही हाइड्रोलाइसिस किया हमें हमारे डी और एल रूप वापस मिल गए और एनेंशियोमर हमें मिल गए। ठीक है, और एल क्षार भी वापस अलग हो गई। तो ये विधि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी उत्तम विधि मानी जाती है, बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि आसानी से डी एल का पृथक्करण हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि याद रखना, कौन सी है, रासायनिक विधि या केमिकल मेथड। ठीक है, अब है फोर्थ मेथड, चौथी विधि, फोर्थ विधि। फोर्थ मेथड का नाम है क्रोमेटोग्राफी। इसका क्या नाम है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी विधि, क्रोमेटोग्राफी विधि देखो, क्रोमेटोग्राफी बहुत प्रकार की होती है, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन क्रोमेटोग्राफी, बहुत प्रकार की क्रोमेटोग्राफी हैं। लेकिन सभी क्रोमेटोग्राफी का एक ही सिद्धांत होता है। क्या सिद्धांत होता है कि सभी क्रोमेटोग्राफी जो हैं
उसका एक ही सिद्धांत है और वो सिद्धांत ये है कि ये अधिशोषण की घटना पर आधारित होती हैं। कौन सी घटना? अधिशोषण की घटना पर आधारित होती हैं। अधिशोषण का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूट होंगे, वो क्या करेंगे? वो सतह पर अधिशोषित होते हैं या सतह पर सांद्रित होते हैं, और सतह पर सांद्रण कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो क्रोमेटोग्राफी से हम सेपरेशन कैसे करेंगे? क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन करने के लिए जैसे मान लो पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करूँगी तो पेपर होगा वहाँ पे, ठीक है, और एक बीकर जिसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं इसकी मोबाइल फेज, और इसे हम कहते हैं इसकी स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो आपको स्टेबल दिखती हैं, मोबाइल फेज जो गति करती हैं। तो ये विलयन क्या करेगा? गति करेगा, इसलिए ये सॉल्वेंट, ये विलयन क्या कहलाएगा? मोबाइल फेज कहलाता है। अब देखो, हमें रेसिमिक मिश्रण के अंदर जो डी और एल रूप अलग करने हैं, तो हम क्या करेंगे? उस रेसिमिक मिश्रण को इस पेपर के ऊपर गिराते हैं। क्या करेंगे? इस पेपर के ऊपर गिराएंगे, या कह सकते हैं कि रेसिमिक मिश्रण को इस पेपर के ऊपर फ्लो करवाएंगे। जैसे ही रेसिमिक मिश्रण को इस पेपर के ऊपर फ्लो कराएंगे तो इसके डी रूप और एल रूप दोनों के द्वारा जो अधिशोषण होने की टेंडेंसी होगी, जो अधिशोषण करने की रेट होगी, वो अलग अलग होगी। क्योंकि देखो दोनों के क्या है? गुण जो हैं, प्रकाशिक गुण जो है वो इनके अलग अलग हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है वो भी सबकी अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। तो जैसे ही इसको क्या कराएंगे? स्टेशनरी फेज के ऊपर ये रन करेगा, कौन? रेसिमिक मिश्रण, तो डी और एल रूप के अधिशोषण की दर जो होगी, रेट होगी, वो अलग अलग होगी। जैसे कि एक रूप तो पहले ही एड्जॉर्ब हो जाएगा और दूसरा रूप धीरे धीरे एड्जॉर्ब होगा। तो जो सब पहले एड्जॉर्ब हो गया वो तो ऊपर चला गया, और जो धीरे धीरे एड्जॉर्ब हो गया वो नीचे रह गया। तो दोनों रूप अलग हो गए। मान लेते हैं कि ये डी रूप था और ये एल रूप था, तो देखो दोनों रूप अलग अलग हो गए। किस पे? क्रोमेटोग्राफ पे। अब इस पार्ट को अलग कर देंगे, इस पार्ट को अलग कर देंगे, दोनों को हम सॉल्वेंट में डालेंगे और दोनों रूप अलग अलग बीकर में प्राप्त कर लेंगे। तो ये विधि कहलाती है क्रोमेटोग्राफी विधि या क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ठीक है। सेपरेशन किस आधार पर? अधिशोषण के आधार पर इनका सेपरेशन किया जाता है। ये विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। तो इस प्रकार से रेसिमिक मिश्रण के वियोजन की हमने ये अलग अलग विधियाँ देखी है। कौन कौन सी विधि? पहली विधि जो थी वो थी आपकी यांत्रिक विधि, और यांत्रिक विधि जो थी उसके अंतर्गत एक परंपरागत विधि होती है जिसके अंतर्गत हमने सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का रेसिमिक लवण वियोजित किया या पृथक किया। दूसरी विधि बायोकेमिकल या जैव रासायनिक विधि, ये भी पाश्चर ने दी थी, और इसके द्वारा हमने अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक लवण को सेपरेट किया था, ठीक है। जो तीसरी विधि है वो है केमिकल मेथड, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, जिसके अंदर प्रकाशिक रूपों को हम क्या करते हैं? इनैंशियोमर को डायस्टीरियोमर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उनको सेपरेट करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड का रेसिमिक मिश्रण। तो ये केमिकल मेथड। और फोर्थ मेथड जो है वो क्रोमेटोग्राफिकल मेथड कहलाता है, जिसमें दोनों ही रूपों की रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण की दर अलग अलग होती हैं, तो दोनों अलग अलग रेट पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर उनको हम सेपरेट कर देंगे। तो ये चारों मेथड क्या कहलाते हैं? रेसिमिक मिश्रण के वियोजन की विधियाँ कहलाते हैं। थियोरेटिकली ये पूरा थियोरेटिकली पार्ट है आपका, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये है आपका रेसिमिक मिश्रण का वियोजन।